हेलो एवरीवन, दिस इज जितेन एंड वेलकम टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, साझेदारी स्टार्ट हो चुकी है और 12th अकाउंटिंग के वीडियोस आपके साथ वन बाय वन हम प्रोवाइड करते जा रहे हैं। आज का ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, साथ ही साथ साझेदारी को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट प्ले करने वाली आज की ये वीडियो होगी। साथियों, हमने आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया है साझेदारी क्या होती है और साझेदारी की कुछ परिभाषाएं भी हमने आपके साथ डिस्कस की। साथ ही साथ साझेदारी की विशेषताएं अथवा लक्षण को हमने आपको बताया। साथियों, अब बारी है एक स्टेप आगे बढ़ने की और आज हम जानने वाले हैं साझेदारी संलेख को। साझेदारी संलेख कहिए या साझेदारी समझौता या फिर कहिए साझेदारी ठहराव, तीनों टर्म्स एक जैसी हैं और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। साथियों, क्या होता है पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट? तो साथियों, आप सभी से एक ही अपील रहेगी, वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको समझ में आए तो अपने फ्रेंड के साथ भी इन्हें शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम रटाते नहीं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं। साथियों, चलते हैं हमारे टॉपिक पर और बात करते हैं साझेदारी संलेख की। तो जब दो या दो से अधिक साझेदार किसी व्यवसाय के संचालन के लिए अपनी सहमति जता चुके हों, यानी कि साझेदारी जो है अब हो ही चुकी है, वो मौखिक रूप से हुई है, परंतु साझेदार चाहते हैं कि वे कुछ नियम और कानून जो हैं जो व्यवसाय के संचालन में उपयोगी होंगे, किस तरह से हम व्यवसाय को संचालित करेंगे, किस तरह से हमारे व्यवसाय में संचालन के लिए किसका क्या दायित्व होगा, इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए साझेदार जो हैं लिखित रूप में एक अनुबंध करते हैं, जिसको कहते हैं साझेदारी संलेख। साथियों, यह परिभाषा आपको मैंने एक मौखिक रूप से दी, अब आप इसे किसी भी भाषा में रूपांतरित करके लिख सकते हैं। यही कारण है कि हमने आज तक आपको रटाया नहीं, हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है। काफी समय हम आपको अगर बोर्ड पर एक लिखित रूप में जो बुकिश लैंग्वेज होती है, किताबी लैंग्वेज होती है, उसके आधार पर हम अगर आपको परिभाषा बताते तो आपके लिए काफी जटिल और काफी हार्ड हो जाता समझना। तो बात वही है कि जब दो या दो से अधिक साझेदार साझेदारी के लिए तैयार हो गए हों और अब वे आगे बढ़ करके व्यवसाय के संचालन से रिलेटेड नियम और कानून बनाने के लिए लिखित रूप में अनुबंध करते हैं, ठहराव कर लेते हैं, तब वह स्थिति जो है कहलाती है साझेदारी संलेख कहलाती है। साझेदारी का लिखित में हो जाना जो है साझेदारों के हित में ही है। क्यों हित में है ये आपको आगे पता चलेगा। यदि भविष्य में साझेदारों के बीच किसी प्रकार का अनबन होता है, किसी प्रकार का विवाद होता है, तब यदि आप लिखित रूप में साझेदारी करते हैं तभी आप उसका हल निकाल सकते हैं, अन्यथा की दृष्टि में वह विवाद केवल विवाद के रूप में ही रह जाता है। तो साथियों, एक बार मैं किताब की लैंग्वेज आपके लिए बता देता हूं कि जो बुकिश लैंग्वेज है वो क्या है। तो साझेदारी संलेख या समझौते से आशय है, समझौते से आशय। मैं आपको एक राय और दूंगा कि आप कभी भी अपने एग्जाम में बुकिश लैंग्वेज लिख करके न आए, ठीक है? उससे क्या होगा, आप बुकिश लैंग्वेज यदि लिखते हैं तो एग्जामिनर पर एक अलग ही उसका प्रभाव जाएगा और उन्हें ऐसा लगेगा कि आपने चीजों को रटा है, और कॉमर्स में रटने वाली जैसी कोई बात नहीं है। देखिए मैं बोर्ड पर क्या लिख रहा हूं, आप देख पा रहे हैं।
एक बार मैं पढ़ूंगा अभी से। जो बुकिश लैंग्वेज होती है वो तभी हार्ड हो जाती है जब हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। जी साथियों, आप समझिएगा। साझेदारी संलेख या समझौते से आशय फर्म के साझेदारों द्वारा किया गया फर्म के साझेदारों द्वारा किया गया एक ऐसा समझौता है जिसमें साझेदारी में व्यवसाय संचालन से संबंधित समस्त नियम व शर्तें, इनको अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे जितने भी रूल एंड रेगुलेशन वो सभी इसमें आएंगी। नियम व शर्तों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया हो। अब आपको समझ में भी आने वाली बात है कि जो साझेदारी संलेख होता है, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड होती है साथियों, वो लिखित रूप में ही हो पाएगी। साझेदारी संलेख यानी कि एक लिखित कॉन्सेप्ट है, रिटर्न में होगा, ओरली नहीं होगा। ओरली क्यों नहीं होगा कि ओरली आप क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, उसमें अंतर आ जाता है। रिटर्न में आप अपनी बात से मुकर नहीं पाएंगे। तो साथियों ये है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या शामिल की जाती हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं। तो आप बोर्ड पर यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, जो पार्टनरशिप डीड होता है आपका, उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है आपको स्पेशल तौर पर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। साझेदारी संलेख अथवा समझौते अथवा ठहराव में दी जाने वाली मुख्य बातें कौन कौन सी हैं साथियों। तो पहली बात है फर्म का नाम। सबसे पहले फर्म का नाम उसमें आएगा कि हमारी फर्म का नाम क्या होना चाहिए। ये केवल और केवल साझेदारी संलेख में ही शामिल किया जाता है। साझेदारों के नाम, पते, व्यापार का स्वरूप और उसका निर्धारित स्थान। अगर आप ओरली किसी बात पर डिस्कशन करते हैं तो कल के दिन को आपका विवाद होगा कि हमारी साझेदारी की फर्म का नाम ये नहीं, ये होना चाहिए। साझेदारों के नाम, पते, व्यापार का स्वरूप, उसका निर्धारित स्थान, ये सब साझेदारी संलेख के अंतर्गत सबसे पहले नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है साथियों व्यापार आरंभ करने की तिथि एवं उसकी अवधि। कितने वर्ष तक हमारा व्यापार चलेगा और कितने वर्ष हम व्यापार साथ में करेंगे, यह सब जानकारी साझेदारी संलेख में दी जाती है। फर्म की पूंजी, यानी कि जो साझेदारी की पूंजी होगी, टोटल कैपिटल कितनी होगी, साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी स्थायी रहेगी या परिवर्तनशील रहेगी, यानी कि आपके द्वारा लगाया गया जो पैसा होगा वो आप फिक्स करेंगे या फिर उसको समय समय पर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ऐसा सब कुछ साझेदारी संलेख में वर्णित होगा। यदि पूंजी पर ब्याज देय होगा तो उसकी दर, यानी कि जो उसका इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा। साझेदारों द्वारा दिया गया ऋण, यानी कि कभी कभी क्या होता है, साझेदारी को जरूरत पड़ती है, फर्म को जरूरत पड़ती है पैसे की, तब उस स्थिति में यदि कोई साझेदार फर्म को पैसा लोन के रूप में देता है तो उस पर कितना इंटरेस्ट देना होगा, फर्म को निजी खर्च के लिए निकाली जाने वाली राशि कितनी होगी और उस पर कितना ब्याज लगेगा। तो साथियों ये सब चीजें साझेदारी संलेख के अंतर्गत ही दर्ज की जाती हैं। पांचवें नंबर पर आता है निजी खर्च के लिए आहरण। यदि आप निजी खर्च करते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए ड्राइंग्स कब किया जाएगा, वो कितना होगा और उसकी सीमा कहां तक होगी। लाभों का बंटवारा किस आधार पर किया जाएगा और साझेदारों का वेतन, यदि किसी साझेदार को अपने कार्य के बदले कोई वेतन दिया जाना है तो वो कितना होगा और कमीशन कितना होगा, बोनस कितना होगा। ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, क्योंकि ख्याति के मूल्यांकन की बहुत सारी पद्धतियां होती हैं, वो हम आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं।
ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। इसके बाद आता है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, यानी कि अगर आपने रिटायरमेंट लिया या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसका हिस्सा का निपटारा किस आधार पर किया जाएगा। संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन संबंधी बातें, साझेदारों के बीच आपसी झगड़ों का निपटारा किस आधार पर किया जाएगा। किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर होने वाली हानि को वहन करने का अनुपात। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हानि को वहन करने का अनुपात नहीं होता है, ये सब साझेदारी में ही संलेख में ही दर्ज कर दिए जाएंगे। साझेदारों के अधिकार क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे। गार्नर बनाम मर्रे नियम लागू होगा या नहीं होगा। ये गार्नर बनाम मर्रे नियम क्या है साथियों, आगे आने वाली वीडियो के लिए आपके लिए रहेगा ये सस्पेंस। तो साथियों आगे 15वें नंबर पर जो पॉइंट होगा, फर्म के लाभों को किस प्रकार किस प्रणाली से रखना है और उनका अंकेक्षण जो ऑडिटिंग होगी वो किस आधार पर की जाएगी। और लास्ट में 16वें नंबर आता है मध्यस्थ वाक्य का समावेश होना। ठीक है साथियों, ये टॉपिक आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे द्वारा आपको जो पार्टनरशिप का जो अभी स्टार्टिंग है वो आपको कैसा लगा। जल्दी से जल्दी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी बोर्ड वाले बच्चे अब नहीं रहेंगे पीछे, क्योंकि आपको आगे बढ़ाने में कॉमर्स की दुनिया ने बीड़ा उठा लिया है। डरने की क्या है बात जब कॉमर्स की दुनिया है आपके साथ। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए हमारे साथ। कॉमर्स की दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए आज ही इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।